नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का ईबुक ऑनलाइन एजुकेशन में। आज हम लोग चर्चा करेंगे महाजनपद काल के बारे में। इसका उल्लेख सबसे पहले किन ग्रंथों में मिला, साथ में इसकी विशेषताएं और विस्तार के बारे में देखेंगे। सबसे पहला आता है कि ये समय सीमा क्या थी, यानी कि जो महाजनपद निकल के आए थे, जो 16 महाजनपद आपके माने जाते हैं, वो किस समय सीमा में इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखा। तो बात करेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि 6 BC में चले जाएं। अगर हम 6ठी शताब्दी, यानी कि अगर BC क्या होता है, ये अगर जीरो आपका है, अगर हम प्लस में जाएंगे तो ईसवी आएगा, अगर हम माइनस में जाएंगे तो क्या आएगा आपका, वो ईसा पूर्व आएगा, यानी कि ईसा से पहले, ईसा मसीह से पहले, यानी कि 1 ईस्वी के पहले जो भी समय सीमा आपकी है वो ईसा पूर्व में जाएगी। ठीक है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो काल था भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण कालों में माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने देखा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कई सारे धार्मिक आंदोलन हुए, चाहे उसमें हम जैन धर्म की बात करें, चाहे हम इसमें बौद्ध धर्म की बात करें। और इसी काल में क्या हुआ, बहुत जो व्यापार था अपनी पीक पे था, यानी कि अपनी उच्चतर स्तर पे था। साथ में जो नगर थे उनका भी उत्थान होना शुरू हो गया था, नए नए जनपद उभर के सामने आ रहे थे। साथ में जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो भी एक युगांतकारी थी। अगर हम वर्तमान को और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की जो राज्य व्यवस्था है, जो राजनीतिक स्थितियां हैं, उनको मिलाने की कोशिश करें तो लगभग सेम थी। क्योंकि देखो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भी न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों अलग अलग थीं। अगर हम वर्तमान में देखें, जो न्यायपालिका और कार्यपालिका है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और संसद, दोनों अलग हैं, एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाते हैं वो। तो सेम कहीं ना कहीं सिमिलर जो है हमको देखने को मिलता है वर्तमान में और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक व्यवस्था में। और इसी के समय सीमा में, यानी कि इसी समय अंतराल में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। आगे क्या है, इसकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं कि महाजनपद काल, यानी कि जो महाजनपद थे उनकी विशेषताएं क्या थी। जो सबसे पहली विशेषता थी, इस समयावधि में जो उपज का 1/10 भाग वार्षिक कर के रूप में वसूला जाता था, यानी कि एज अ टैक्स के रूप में 10वां हिस्सा। जैसे मान लीजिए 100 किलो गेहूँ हुआ, अब उस समय कोई भी अनाज होता होगा तो उसी के हिसाब से मान लीजिए अगर 100 किलो गेहूँ हो रहा है तो इसका 1/10, यानी कि 10 किलो आपको एज अ टैक्स देना पड़ेगा वहाँ के शासक को, जो भी वहाँ पे शासन कर रहा होगा। साथ में अगला क्या था, ग्राम शासन व्यवस्था अत्यंत ही सुसंगठित थी। ग्राम शासन का संचालन ग्राम प्रधान, या ग्राम प्रधान को क्या बोला जाता है, ग्राम भोजक बोला जाता था। जैसे वर्तमान की स्थिति में देखें, जो गांव का मुखिया होता है वो क्या होता है, ग्राम प्रधान होता है। लेकिन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, या यूँ कहें महाजनपद काल में, जो गांव का मुखिया था वो क्या था, ग्राम भोजक था। देखो भोजक का मतलब यहाँ पे लिया गया है कि जो गांव को खाना खिला सके। मान लीजिए कोई ऐसी आपदा आ गई, जैसे कि वर्तमान में देख रहे हो आपका कोविड-19, तो उस स्थितियों में क्या करे, वो जो गांव का मुखिया है वो पूरे ग्रामवासियों को, जितनी भी जनता है उनको भोजन खिला सके, इसीलिए उसको जो है ग्राम भोजक नाम दिया गया था। और इस काल में न्यायालय पूर्ण रूप से स्वतंत्र था। जैसा कि मैंने अभी बताया कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों यहाँ पर अलग थीं, जैसा कि वर्तमान में है, तथा राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। अगर हम महाजनपद की बात करें, इसका उल्लेख जो है, जो महाजनपदों का उल्लेख है, वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन जो धर्म का ग्रंथ है भगवती सूत्र। ठीक है, दोनों परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। हो सकता है आपसे पूछ ले कि महाजनपद का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, तो आपको बताना है अंगुत्तर निकाय। अगर पूछता है किस जैन धर्म के ग्रंथ में मिलता है, तो आपको बताना है भगवती सूत्र। ठीक है, दोनों जो प्रश्न हैं कई बार पूछे गए हैं। 16 महाजनपदों में मगध, कोसल, वत्स, अवंती, अभी सभी को हम मैप में देखेंगे कहाँ पे किनकी अवस्थिति थी, सबसे शक्तिशाली थे। यानी कि जो आपके ये 4 महाजनपद थे, अगर हम मगध, कोसल, वत्स और अवंती की बात करें तो सबसे पावरफुल यही थे। ठीक है, कुछ समय बाद मगध महाजनपद के जो शासक थे, क्योंकि जो मगध साम्राज्य में थे, जैसे बिंबिसार जैसे बहुत सारे शक्तिशाली राजा हुए हैं, हम आगे पढ़ेंगे इन सभी को बारी बारी से। जो मगध महाजनपद के शासक थे, अन्य तीनों महाजनपद, यानी कि अन्य 3 कौन कौन से बचे, कोसल, वत्स और अवंती, इन तीनों महाजनपदों को अपने मिला लिया। भाई आक्रमण किया होगा और जैसे उनको पराजित कर दिया, और उनकी सेना, जितना भी जमीन जायदाद सब कुछ था, दासियाँ वासियाँ, अपने साम्राज्य में, यानी कि अपने महाजनपद में मिला लिया, जिससे उसका एरिया और बढ़ गया। यानी कि थोड़े समय बाद में आते आते क्या हुआ, मगध साम्राज्य सबसे पावरफुल बन गया होगा, क्योंकि भाई इसमें 3 जो हैं इसी में आके मिल गए। जो 3 महाजनपदों की शक्तियाँ एक साथ आ जाएंगी तो सीधी सी बात है
वो बहुत ही पावरफुल बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सभी जनपदों को जोड़ने वाला उत्तरापथ तथा दक्षिणापथ 2 प्रमुख मार्ग थे। अब अगर इसको हम मैप में देखने की कोशिश करें तो ये देखिए यहाँ पे सभी आपके वीडियो को रोक करके सभी महाजनपद देख लेना कौन कहाँ पे है। उसमें ये कह रहा था कि उत्तरापथ और दक्षिणापथ कुछ इस तरीके से सड़क जो है बनाई गई होगी, ठीक है, जो लगभग जहाँ पे छोटी छोटी कड़ाइयाँ छोटे छोटे रोड निकाल दिए गए होंगे। तो सभी जितने भी महाजनपद थे 16 महाजनपद को ये सड़क जोड़ती थी और इसी से कोई भी व्यक्ति सभी जनपदों में टहल सकता था। और इस मार्ग पर यानी कि उत्तर से दक्षिण आने वाले जो प्रथम आर्य थे वैदिक ऋषि अगस्त्य को माना जाता है। यानी कि वैदिक ऋषि अगस्त्य दक्षिणापथ गमन करने वाले प्रथम आर्य माने जाते हैं। यानी कि भाई देखो, नीचे तो द्रविड़ थे, जो द्रविड़ थे वो साउथ में थे और ऊपर कौन थे, ऊपर थे नॉर्थ में आर्य थे। जो पहले आर्य दक्षिण भारत में गए वो कौन थे, वो अगस्त्य ऋषि थे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पिछली परीक्षाओं में। नेक्स्ट क्या है, यहाँ के प्रमुख पत्तन ताम्रलिपि और मृगु कच्छ थे। यानी कि 2 ये प्रमुख पत्तन का मतलब बंदरगाह, डॉक यार्ड, जहाँ से विदेशों के लिए व्यापार होता है। तो ये पहला कौन सा था, ताम्रलिपि था, ठीक है। दूसरा कौन सा था, मृगु कच्छ था। दोनों को आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि अभी आप देख चुके हो यहाँ पे मैप में, तो आप देख लीजिए कंबोज है, तक्षशिला, गांधार, कुरु, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, कौशल, मल्ल, मत्स्य, अवंती, ये मगध आपका, ये मगध वाला पार्ट है, ठीक है। अब किन इसमें 3 जो आपके थे कौन कौन से थे, कौशल, वत्स और अवंती, इन तीनों को इसमें मिला दिया गया था। नेक्स्ट आता है जो कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे महाजनपद हैं जिनकी राजधानी परीक्षाओं में पूछी गई है, उन्हीं को यहाँ पे हमने लिखा है। तो देखते हैं, काशी जो राजधानी थी वो वाराणसी थी, ठीक है। कौशल की जो राजधानी थी श्रावस्ती, और श्रावस्ती जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, ये आपको सभी को पता होगा। जो मगध की राजधानी थी राजगृह थी, आधुनिक बिहार राज्य के पटना और गया का क्षेत्र। देखिए यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है कि जो मगध था, मगध वर्तमान में कौन से क्षेत्र को इंडिकेट करता था, कौन से क्षेत्र को वहाँ पे उल्लिखित करता था, तो ये भी पूछा गया, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दिया है। जो वज्जी था, इसकी राजधानी वैशाली थी, वैशाली बिहार का उत्तरी भाग। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, और इंद्रप्रस्थ पता है आपको कि दिल्ली का पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ, और दिल्ली और मेरठ का जो क्षेत्र है वो इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। और परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि दिल्ली का प्राचीन नाम क्या है, तो आपको बताना है इंद्रप्रस्थ। पांचाल की जो राजधानी थी अहिछत्र या काम्पिल्य, दोनों राजधानियां जो हैं आपको मिलती हैं। और इसका जो क्षेत्र था वर्तमान में गंगा जमुना के बीच का जो क्षेत्र है, बीच का जो आपका 2 आब है, वो आपका अहिछत्र या पांचाल का था। अस्मक की राजधानी पोटन थी। दक्षिण भारत का एकमात्र आपका महाजनपद अस्मक था। इसको जरा मैप में देखने की कोशिश करते हैं, आपको दिख रहा होगा बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है अस्मक। ये देखिए, और कोई, ये देखो दक्षिण और उत्तर भारत का जो आपका डिवाइडेशन है वो नर्मदा नदी से किया गया है, और नर्मदा नदी के किनारे केवल आपका एक ही महाजनपद दिख रहा है, वो आपका है अस्मक, और कोई नहीं है। नेक्स्ट क्या है, गांधार की राजधानी तक्षशिला है। आपने देखा गांधार, आप देख सकते हो आप मैप में कहाँ पे है, गांधार आपका ये है, वर्तमान जो आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान का क्षेत्र है वहीं पे आपका गांधार पड़ेगा। नेक्स्ट आपका आता है सूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा थी। मथुरा आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो आपका सूरसेन के अंतर्गत आता था। तो ये हुआ आपका महाजनपद और उनकी विशेषताएं। कुछ हमने महत्वपूर्ण जो परीक्षाओं में पूछी गई वो राजधानियाँ देखी, और इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे मगध साम्राज्य का उदय। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।